के बाद ही हमको ढूंढना पड़ेगा। पूर्व वैज्ञानिक काल में जो 5 भाग हम किए थे पूर्व वैज्ञानिक काल का, उसमें से सेकेंड जो था मन शरीर समस्या, उसका अध्ययन करेंगे। पूर्व वैज्ञानिक काल में मन शरीर की समस्या दूसरी ऐसी महत्वपूर्ण समस्या थी जिस पर कि दार्शनिकों ने अधिक बल डाला था और साथ ही साथ जिसका प्रभाव आधुनिक मनोविज्ञान पर काफी पड़ा। कुछ ग्रीक दार्शनिक जैसे ऑगस्टाइन, थॉमस का विचार था कि मन, माइंड तथा शरीर, बॉडी, दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शरीर से संबंधित घटनाओं का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है तथा मन से संबंधित घटनाओं का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। ये जो थ्योरी था, ये जो विचार दिए थे, ये थे ऑगस्टाइन तथा थॉमस का ऐसा विचार था। परंतु जब इसके बाद जो है ना वहीं पर दकार्ते आए, लीबनिज आए, स्पिनोजा आए, तो आदि ने इसका विरोध किया और बतलाया कि सचमुच में मन और शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्पिनोजा, लीबनिज, दकार्ते, ये सब जो आए, ये सब मनोवैज्ञानिक जो दार्शनिक उस समय आए, ये बोले कि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से संबंधित है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जबकि वही ऑगस्टाइन और थॉमस जो थे, ये अपना विचार जो दिए कि इसका कहना था कि मन का शरीर पर कोई प्रभाव संबंध नहीं है, मन का शरीर से कोई संबंध नहीं है और शरीर का मन से कोई संबंध नहीं है। उसने दोनों को दो तरीके से बताया। तो आधुनिक मनोविज्ञान पर मन तथा शरीर से संबंधित इस वाद विवाद का काफी प्रभाव और मनोदैहिक क्षेत्र में साइकोसोमेटिक फील्ड में अगर देखें तो इस प्रभाव का सीधा नतीजा पड़ता है। हम यहाँ पर एक जो है ना साइकोसोमेटिक जो ये देखते हैं, साइकोसोमेटिक, जिसमें कि कन्वर्जन डिजॉर्डर हो गया, हिस्ट्रिया, ये सब जो बहुत सारा जो बीमारी हुई है, ये सब में हम देखते हैं कि मन का सीधा कनेक्शन होता है शरीर के साथ, कि हमारे मन में जो उथल पुथल चल रहा होता है, उसी के ही कारण हमारे शरीर पर क्या होता है, प्रभाव होता है। आगे इसमें हम देखेंगे कि इननेट्स विचार, जन्मजात विचार जो होता है, कुछ ग्रीक दार्शनिक हुए जैसे कि दकार्ते का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं। परंतु इसमें अन्य जो दार्शनिक हुए जैसे लॉक का मत था कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है, अर्थात टेबुला रासा का मतलब है व्यक्ति एक कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें नए नए अनुभवों से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। लॉक का मतलब स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्मजात विचार नहीं बल्कि अर्जित होते हैं। व्यक्ति में लॉक का जैसा कहना था कि जो है ना व्यक्ति कोरा कागज के समान होता है जन्म के समय। जब जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है, टेबुला रासा होता है, यानी कि कोरे कागज के समान होता है। जब वो नए नए अनुभव लेता है, नए नए विचार देखता है, सीखता है, तब जा कर के वो सब चीज़ को क्या करता है, एक्वायर्ड करता है। उसमें किसी भी प्रकार का जन्मजात विचार नहीं होता है। बाद में यह वाद विवाद की विचार जन्मजात होते हैं या अर्जित द्वारा एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ जिसे कि मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट की संज्ञा दी गई और ऐसा समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार की व्याख्या इस मूल प्रवृत्ति से ही हो सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान जन्मजात विचार तथा मूल प्रकृति के संप्रदाय का अध्ययन कर एक नए संप्रदाय कॉन्सेप्ट
जिसे स्पीसीज स्पेसिफिक कहा जाता है, के अंतर्गत बनाया गया। स्पीसीज स्पेसिफिक के अंतर्गत उन व्यवहारों के अध्ययन पर बल डाला जा रहा है जो सीखने की प्रक्रिया द्वारा नहीं के बराबर प्रभावित होते हैं, परंतु वे जीव के विशिष्ट स्पेसिफिक जाति में ही होते हैं। जैसे अगर हम धरती पर एक पशु का बात करें, जैसे कि अब इसी में हम फोर्थ देखेंगे, मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। दार्शनिकों के बीच इस बात का भी वाद विवाद काफी तीव्र रहा है कि मनुष्य का स्वभाव, नेचर जो होता है, कैसा होता है। कुछ दार्शनिकों जैसे रूसो का कहना है कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, समाज में मिलजुल करके रहना पसंद करता है, अच्छा होता है, नेचर अच्छा होता है मनुष्य का, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देती है। दूसरी तरफ स्पेंसर जैसे दार्शनिक है, इसका मत है कि इसके ठीक विपरीत है। उनका कहना था कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, सेल्फिशनेस, आक्रमणशीलता, एग्रेसिवनेस आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। यद्यपि आजकल मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानव स्वभाव जैसे पद का उपयोग कम किया जाता है, जिसका कि स्पष्ट जो है न प्रभाव आधुनिक मनोविज्ञान पर हमें देखने को मिलता है। आजकल मनोवैज्ञानिकों की जो विशेष रुचि है कि मानव व्यवहार किस तरह से संस्कृति तथा सामाजिक मानक, कल्चर तथा सोशल नॉर्म द्वारा प्रभावित होता है। बहुत कुछ मानव स्वभाव से संबंधित इस विवाद का परिणाम है। सर्वप्रथम जिसमें मानव स्वभाव में जो ये दार्शनिक है, रूसो है, उन्होंने इसमें क्या बताया कि मानव जो है ना बहुत अच्छा, मतलब ये होता है, बहुत अच्छा होता है। मानव में किसी प्रकार का जो है ना स्वभाव, ये झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं होता है। वो समाज के साथ मिल करके, सबको साथ में लेकर के चलना चाहता है। लेकिन इसमें जो दूसरा जो है स्पेंसर जो है, उसका सीधा ही कहना था कि मनुष्य स्वार्थी होता है, आक्रमणशील होता है, एक दूसरे को मार काट करके कैसे अपने आप को जिंदा रहना है, वो चीज़ रूसो के विचार को उलट करके इसने रख दिया। और आधुनिक समय में अगर हम देखें तो दोनों के बीच का रास्ता निकाल लिया है। रूसो और स्पेंसर दोनों के बीच का रास्ता, कि ना ही तो मनुष्य बहुत अच्छा होता है और ना ही इतना ही आक्रमणशील होता है, स्वार्थी होता है कि इंसान को उसी समाज में रहना है और वो स्वार्थता और सामाजिकता लिए हुए पैदा होता है, लेकिन उसे अपना इन सब व्यवहारों को मैनेज करके बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है और संस्कृति, सामाजिक मानव को अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। अब लास्ट में है चेतना तथा संवेदी प्रक्रियाएं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया, उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा असर पड़ा। पहला क्षेत्र है दर्शन शास्त्र का था, जिसमें लोग चेतना तथा उसमें उत्पन्न विचारों, आइडियाज का अध्ययन करते थे, तथा दूसरा क्षेत्र भौतिक, फिजिकल तथा जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंसेस का था, जिसमें ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स के कार्य के अध्ययन पर अधिक बल डाला गया। 19वीं शताब्दी के अधिकतर ब्रिटिश दार्शनिकों द्वारा चेतना में होने वाले विचारों, आइडियाज का जोर शोर से अध्ययन किया गया। अध्ययन इसमें प्रारंभ किया गया और इन दार्शनिकों में जो था जेम्स मिल,
उनके पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम अधिक मशहूर था। उनके सामने समस्या थी, विचार कहते हैं किसको कहते हैं, विचार किसे कहते हैं, व्हाट आर आइडियाज, होता क्या है। विचार जो हम सब बोलते हैं कि वो बैठ करके विचार कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है, आखिर विचार ये है कौन। अब हम इसी में दूसरा देखेंगे, वैज्ञानिक काल। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात की सहमति है कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 से शुरू हुआ है और इसी वर्ष विल्हेम वुंट ने जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। वैज्ञानिक काल को सुविधा के विचार से दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक काल अर्ली पीरियड तथा आधुनिक काल मॉडर्न पीरियड। प्रारंभिक काल में मनोविज्ञान का विकास भिन्न भिन्न स्कूल्स के रूप में हुआ। प्रत्येक स्कूल द्वारा मनोविज्ञान की विषय वस्तु तथा विधि मेथड अलग अलग बतलाई गई। आधुनिक काल में मनोविज्ञान का कोई भी स्कूल नहीं है और प्रत्येक मनोवैज्ञानिक अपने शोध तथा प्रयोग के परिणाम को किसी स्कूल की विचारधारा से अंतर्बद्ध टाइड न कर स्वतंत्र रूप से विकसित कर रहे हैं। आधुनिक काल में मनोविज्ञान के विकास पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न स्कूल हो गए हैं और विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव है। वुंट की प्रयोगशाला के कार्यक्रमों को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें सबसे पहले प्रारंभिक काल में किस प्रकार से मनोविज्ञान का विकास हुआ। वुंट के प्रयोगशाला का कार्यक्रम मनोविज्ञान के इतिहास में एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। वुंट ने मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में खोला। इस प्रयोगशाला में वुंट ने दृष्टि से संबंधित संवेदनाओं को अधिक अध्ययन किया। बाद में उन्होंने प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम, अटेंशन टाइम, संवेदना तथा स्मृति में होने वाले साहचर्यात्मक प्रक्रियाओं का भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इन विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए वुंट ने अंतर्निरीक्षण विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का उपयोग किया। इस तरह से वुंट के लिए मनोविज्ञान चेतन अनुभूति कॉन्साइसेस एक्सपीरियंसेस के अध्ययन का विज्ञान था। इसकी विधि अंतर्निरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन थी, यानी कि वुंट के अनुसार चेतन अनुभूति का विश्लेषण दो तत्वों अर्थात संवेदना और भाव में किया जाता है। संवेदना को चेतना या वस्तुनिष्ठ तत्व तथा भाव को चेतना का आत्मनिष्ठ तत्व माना जाता है। यानी कि उन्होंने भाव का एक त्रिविमीय सिद्धांत दिया, ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ, ये भाव का डायमेंशनल थ्योरी भी विकसित किया, जिसके अनुसार भाव की तीन विमाएं होते हैं बतलाए गए, सुखद, दुखद, प्लीजेंटनेसेस एंड अनप्लीजेंटनेसेस। आवेश, शांत, एक्साइटमेंट और क्लैम तथा मानव तनाव यानी कि तनाव तथा शिथिलता, टेंशन एंड रिलैक्सेशन, टेंशन और रिलैक्सेशन। अगर यहाँ पर हम देखें तो बेवर तथा फेकनर के द्वारा जो मनोभौतिकी के क्षेत्र में जो अध्ययन किया गया, इसके द्वारा व्यक्ति को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर इतना व्यक्ति का रुचि बढ़ा कि अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी मन में यह विचार बार बार आने लगा कि संवेदना के समान ही व्यवहार के अन्य पहलुओं को, जैसे कि प्रत्यक्षण हो गया, सीखना हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, चिंतन हो गया आदि का क्या प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अन्य जो मनोवैज्ञानिक सब थे उन सब के पास भी ये जो है ना क्या होने लगा, एक तरीके से
प्रश्न आने लगे कि क्या इस तरह का नहीं हो सकता है। इसका ये इस तरह से जब विचार होने लगा तो इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। अभी हम ये सब अलग हो गया और एक ऐसा ही भी समय आया जहाँ से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक मनोविज्ञान समझा जाने लगा, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल साइंसेस समझा जाने लगा। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेबर और फेगनर के द्वारा जो फर्स्ट जो प्रयोगात्मक जो यह